हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी पांचवें सेमेस्टर का फाइलम नंबर 5 प्लेटिहेल्मिन्थेस। और प्लेटिहेल्मिन्थेस का पढ़ेंगे। आप एक स्पेशल टॉपिक है। आप ये समझ सकते हैं कि ये मान के चलिए कि पूरे टीनिया सोलियम का जान है। टीनिया सोलियम जो आप पढ़े हैं अब तक के, जो पीछे वाली क्लास में आपने पढ़ा है, टीनिया सोलियम का पूरी जान है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे, उम्मीद करते हैं कि टीनिया सोलियम का पूरा फैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपकी लाइफ साइकिल होगी टीनिया सोलियम की, वो आप पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप 10 से 15 मिनट खूब ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें समझना है आपको। डायग्राम आपको बना ही लेना है। आप तो डायग्राम नोट अपने बुक से बना लेंगे, लेकिन इसको खूब अच्छे से पहले समझ लीजिए क्या क्या है इस टीनिया सोलियम में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर इसका दिख रहा है आपको। और ये जो खंड दिख रहा है, ऐसा ही टीनिया सोलियम में 800 से 1000 खंड होते हैं। और वो शुरुआत के लेकर के, यानी इमैच्योर, मैच्योर और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स तीनों मिला करके संख्या उसकी 800 से 1000 होती है, जिसमें से लगभग 200 खंड ऐसे होते हैं जिसमें ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स मैच्योर हो जाता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है और उसमें एक फॉर्मेशन हो जाता है और वो फीकल मैटर में जाता है। लगभग 400 से 600 ऐसे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स जो मैच्योर हैं वो होते हैं मिडल पीस में इसके, और उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होता है मेल और फीमेल का, वो विकसित हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस लेक्चर को खूब ध्यान से, खूब मन से समझेंगे। और अगर थोड़ा सा समय, अगर बहुत कंसिस्टेंसी आप देंगे इसमें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। अगर ये चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी तो आप लगभग इसे प्रैक्टिस करेंगे हर दिन, सुबह में या शाम को, एक टाइम डेली आप इसे बनाएंगे 1 हफ्ते तक। अगर 1 हफ्ते तक आप डेली इसको बनाते हैं तो ये पूरा मान के चलेगा कि आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है इसका कि ये आ सकता है क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टीनिया सोलियम का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक चीज ये ध्यान देंगे कि टीनिया सोलियम हर्माफ्रोडाइट होता है। और बाबू, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि ऐसे जीव, हर्माफ्रोडाइट का मतलब हो गया ऐसे जीव जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। ऐसे जीव जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ पाए जाते हैं, उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। ठीक है ना। हर्माफ्रोडाइट या फीमेल और मेल एक ही साथ पाए जाते हैं, उसी को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और एक कंडीशन ये भी है कि ये हर्माफ्रोडाइट तो होता ही है, साथ में ये प्रोटैंड्रस होता है। अच्छा, प्रोटैंड्रस शब्द का मतलब होता है कि जैसे हर्माफ्रोडाइट जो होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और फीमेल से पहले मेल मैच्योर होता है। याद रखिएगा, जिस भी हर्माफ्रोडाइट में, बाइसेक्सुअल जीवों में, जिसमें मेल और फीमेल में मेल पहले तैयार होता है, फीमेल बाद में तैयार होता है, मेल मैच्योर बिफोर फीमेल। ठीक है ना। फीमेल से पहले मेल मैच्योर होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रोटैंड्रस कंडीशन। ठीक है, और ये होता है हर्माफ्रोडाइट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन सा होता है? टेस्टिस, उसके बाद वैसा इफरेंशिया और वैस डिफरेंशिया, और एक होता है सीरस या सीरस सैक एंड जेनाइटल एट्रियम। ध्यान दीजिएगा, जो टेस्टिस है इसे हिंदी में वृषण कहते हैं, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक ना। और ये स्पर्म की पतली पतली नलिकाएं जो स्पर्म को कलेक्ट करके वैस डिफरेंशिया में देंगे, और वैस डिफरेंशिया सीरस में खुलता है, जिसको आप पेनिस भी कहते हैं, उसमें खुलता है, जो जेनाइटल एट्रियम इसका होता है, और होता है, उसमें खुलता है। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टीनिया सोलियम का, हर्माफ्रोडाइट सिस्टम का। ओवरी जिसमें ओवम बनेगा,
ओविडक्ट जिसमें ये जाएगा। उसके बाद है ऊ टाइप, एक जंक्शन होता है जहां पे दो तीन नलिकाएं एक साथ मिलती हैं, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। यूटेरस है जहां पे फर्टिलाइज एग जाता है, ये वाजाइना है जहां से जो मेल का स्पर्म है वह एंट्री करेगा। विटेलाइन ग्लैंड्स है, फर्टिलाइज्ड एग को नरिश प्रोवाइड कराती है। और एक सेल ग्लैंड्स होती है जिसको मैलिस ग्लैंड कहते हैं, मैहिल्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। सेल ग्लैंड या मैहिल्स ग्लैंड कहते हैं, मैहिलिस ग्लैंड्स। अब आप बाबू ध्यान देंगे इस डायग्राम पे, पहले तो हम नॉमेनक्लेचर सबका दिखा दें आपको। देखो नीचे से जाते हैं, ये विटेलाइन डक्ट है, दिख रहा होगा, ये विटेलाइन डक्ट है, ठीक है ना। ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है इसे विटेलाइन ग्लैंड्स कहते हैं। और उसके बाद जो डब्बा जैसा खुला हुआ है, खुला हुआ भाग जो जंक्शन है जहां पे विटेलाइन डक्ट, और उसके बाद यूटेराइन कैनाल, और उसके बाद एक जो ये सिस्टम है जिसको आप फर्टिलाइजेशन जो डक्ट है, और ये ओविडक्ट है, फर्टिलाइजेशन डक्ट, ओविडक्ट, और उसके बाद यूटेराइन डक्ट, और उसके बाद हो गया एक तो विटेलाइन डक्ट। और ये सभी जहां पे मिलते हैं उसी को ऊ टाइप कहता है। इसके बाद ये हो गया यूटेराइन कैनाल, उसके बाद हो गया ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाद हो गया ओवरी, ओवरी के बाद हो गया ओवेरियन ब्रिज। ब्रिज मतलब यहाँ पे पुल से एक जो संबंध बना रहा है, यहां से लेके यहां तक जोड़ा बना। ये है सेमिनल रिसेप्टिकल जिसमें सीमेन आकर के इकट्ठा होता है, मेल का जो मेल गैमिट हो आकर के इकट्ठा होगा। फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग टैबलेट खाते हैं ना, टैबलेट दवाई, तो दवाई जो टैबलेट आप खाते हैं उसमें कैप्सूल वाला जो टैबलेट आपको मिलता है, उसमें देखा होगा कि कैप्सूल को खोलेंगे तो उसके अंदर दाना दाना जैसा मेन दवाई वो होती है जो कैप्सूल के अंदर गोली गोली जैसा छोटी छोटी होता है। ऊपर से कैप्सूल उसको कवर करके रखता है ताकि वो अंदर की जो दवाई है बहुत कड़वी होती है, और कड़वी दवाई दाना जैसा सरसों जैसा आप लेके खा नहीं पाएंगे, खाएंगे तो पूरा चेहरा का डिजाइन बदल जाएगा। और चेहरे की डिजाइन ना बदले इसलिए ऊपर से एक ढक्कन लगा देते हैं, उसको आवरण लगा देते हैं, ताकि अंदर का जो दवाई है, जो अंदर का जो मटेरियल है उसका डायरेक्ट टेस्ट आपके जीभ पे न पड़े, पेट में चला जाए, गल जाएगा। उसी तरह से इसके ऊपर एक क्या होता है, कैप्सूल जैसी लेयर होती है। उसके बाद ये है यूटेरस जिसको हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। और उसके बाद ये जो पटेलिका आपको चारों तरफ से दिख रही है इसी को कहते हैं लैटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। लैटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल का मतलब होता है कि दोनों साइड में एक लंबी सी पाइप होती है जो उत्सर्जी अंग का काम करती है। उसके बाद इधर आएंगे, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, लैटरल नर्व कार्ड, दोनों साइड में राइट एंड लेफ्ट एक एक नर्व कार्ड होती है इसमें, जिसको आप तंत्रिका गुच्छा या तंत्रिका कार्ड कह सकते हैं, रज्जु कह सकते हैं, तंत्रिका रज्जु। उसके बाद हो गया आपका टेस्टिस, जो गोल गोल आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा सब टेस्टिस है। उसके बाद जो पतली नलिकाएं आपको ये दिखाई दे रही है इसको वैस डिफरेंशिया कहते हैं। अब बड़ी सी जो पाइप दिख रही है यहाँ पे, जो वैस डिफरेंशिया की कई शाखाओं को आपस में जोड़ती है, इसको कहते हैं वैस डिफरेंस या डिफरेंशिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो स्वेलिंग पार्ट आपको दिख रहा है इसी को सीरस या पेनिस कहते हैं। यही मेल का लिंग है जो फीमेल की बॉडी में जाएगा। ये है जेनाइटल एट्रियम, ठीक है ना, जेनाइटल एट्रियम जो ओपन हो रहा है, देखिए जेनाइटल एट्रियम ये दोनों है, ठीक है, ओपन हो रहा है। ये जो आपको दिख रहा है इसमें मेल और फीमेल दोनों के पोर जो हो रहे हैं ओपन हो रहे हैं, तो इसी को कहते हैं कॉमन गोनोपोर। कॉमन गोनोपोर का मतलब मेल और फीमेल दोनों का ओपन हो रहा है। जेनाइटल पैपिला है ये वाला हिस्सा जो फूला हुआ भाग है। उसके बाद ये जो पाइप यहां से यहां तक गई है इस पाइप को वेजाइना कहता है, ठीक है ना। और वेजाइना के जस्ट नीचे अब आप ये देखेंगे यहाँ पे नोमेनक्लेचर, जो ये सेमिनल रिसेप्टिकल्स के नीचे जो पाइप आपको दिख रही है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है इसी को फर्टिलाइजेशन डक्ट कहते हैं। और ये जो ऊ टाइप के चारों तरफ किनारे पर घुंडी जैसे संरचना आपको दिख रही है इसी को मैलिस ग्लैंड्स। अब आप पूरे नोमेनक्लेचर को मैं उम्मीद करता हूं कि समझ रहे होंगे। अगर नोमेनक्लेचर समझ में आ गया है तो इसके एक एक पार्ट्स को देखिएगा काम कैसे होता है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया टेस्टिस।
और टेस्टिस में क्या बनेगा? मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो टेस्टिस में बनेगा स्पर्म और स्पर्म जाएगा वैस इफरेंसिया में। जो पतली पतली नलिकाएं होती है ये स्पर्म को कलेक्ट करती हैं। स्पर्म को कलेक्ट करके वो लेके आती हैं बाबू वैस डिफरेंसिया में या वैस डिफरेंस में आती है। जब वैस डिफरेंस में लेके आती हैं तो उसके बाद वो वैस डिफरेंस वाली नलिका पेनिस के थ्रू कहां खुलती है? जेनाइटल एट्रियम के बाद कॉमन गोनोपोर में खुलता है। अब ये वाला जो स्पर्म है वह वैस इफरेंसिया के बाद वैस डिफरेंसिया में आता है और उसके बाद सीरस यानी पेनिस के थ्रू जेनाइटल एट्रियम के बाद वो कॉमन गोनोपोर में ओपन है। यही जो सीरा होता है, यही जो सीरा होता है जो फीमेल की बॉडी में जाएगा, जो पेनिस होता है, ठीक है ना, सीरस होता है, यही फीमेल की वजाइना में जाता है। अब ये जो नलिका आपको दिख रही है यहां से यहां तक की, ठीक है, यहां से यहां तक की जो नलिका यहां से यहां तक की दिख रही है, इसी को वेजाइना, ठीक है ना, इसी को वेजाइना कहते हैं। अब यही में जो स्पर्म कलेक्ट होता है वो इसी के नलिका में, इसी नलिका में अंदर जाएगा और जाएगा तो ये जाता 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 जहां फूला हुआ भाग है, एक थैली जैसे संरचना होती है, इसी को सेमिनल वेजाइकल कहते हैं। इसी सेमिनल वेजाइकल या रिसेप्टिकल्स में पूरा स्पर्म जाकर के स्टोर होता है, जो मेल का गैमेट है। उसके बाद यहीं से थोड़ा थोड़ा रिलीज होकर के जब नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन डक्ट। और इसी फर्टिलाइजेशन डक्ट में मेल और फीमेल दोनों के स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये तो यहां पे बाबू आपको समझ जाएगा कि सेमिनल वेजाइकल के पास मेल का स्पर्म आ गया है तो फीमेल का ओवम भी आएगा। तो फीमेल का ओवम कैसे आएगा? जो हर्माफ्रोडाइट होता है टीनिया सोलियम का, उसमें दो ओवरी होती है, एक राइट साइड में होती है, एक लेफ्ट साइड में ओवरी होती है। दाहिने और बाएं देख रहे हैं आप, दाहिने बाएं ओवरी होती है। इस ओवरी से ओवम निकलेगा और ये ओवम जो निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा कि ओवम की ये नलिका दोनों को जोड़ रही है, इसी को ओवेरियन ब्रिज कहते हैं। दोनों ओवरी को जोड़ने वाली नलिका को ओवेरियन ब्रिज कहते हैं। ओवेरियन ब्रिज के बीच से एक नलिका खुली है जिसको हम ओविडक्ट या हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। अब इधर से ओवम निकलेगा तो भी इसी में आएगा, इधर से निकलेगा तो भी इसी में आएगा, इसको ओविडक्ट या ओवेरियन डक्ट कहते हैं। और ये जो ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट से ओवम इसमें आएगा और स्पर्म भी इसी में आएगा, तो इसी में फर्टिलाइजेशन होगा जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन डक्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज एग होता है वह आता है ऊ टाइप में, ठीक है। कहां आएगा भैया? ऊ टाइप में आएगा। और जब ऊ टाइप में आता है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, जब ऊ टाइप में आ जाएगा तो नीचे जो विटेलाइन ग्लैंड्स होती है या विटल मटेरियल उस एग को प्रोवाइड करती है, जो एग फर्टिलाइज होकर के ऊपर से फर्टिलाइजेशन डक्ट से नीचे ऊ टाइप में आया है। ये जो विटेलाइन ग्लैंड्स होती है ये फूड मटेरियल यानी प्राइमरी अवस्था में नरिश कराती है, पोषण देती है। फर्टिलाइज जो एग होता है उसको एक ऊर्जावान फूड मटेरियल देती है ताकि वह कुछ समय के लिए जिंदा रहे और उसकी बॉडी के अंदर फूड मटेरियल मिले या फूड उसको मिले, ठीक है। अब यहां पर जब फर्टिलाइजेशन के बाद यहां आ जाता है तो उसके बाद अब ये नलिका आप देख रहे हैं यहां से जो ऊपर जाएगा सीधे, इसको कहते हैं यूटेराइन कैनाल। और ये यूटेराइन कैनाल में होता हुआ चला जाता है यूटेरस में। यूटेरस को हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। इस गर्भाशय को, ये जो गर्भाशय इसका होता है, इस गर्भाशय को हिंदी में आप बच्चेदानी भी कह सकते हैं, जो सामान्य रूप से सब लोग जानते भी हैं कि इसको बच्चेदानी कहते हैं, ठीक है। तो भैया एक चीज आप ये समझ लीजिए कि ये जो हर्माफ्रोडाइट है ये टीनिया सोलियम में पाया जाता है, उसके खंड होते हैं जो मैच्योर होते हैं नीचे वाले, जो अंतिम के।
ठीक है ना, यही खंड होता है हर्माफ्रोडाइट, जो टेनिया सोलियम में एक रिप्रोडक्शन का कारण बनता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है। अब इसके बाद आप एक चीज इसमें समझिएगा, ये बीमारियां तभी फैलती हैं जब आप अनकुक्ड मटेरियल या जो शुगर की मांस है अगर आप आध पका हुआ अनकुक्ड खाएंगे तो ये समस्याएं लगभग होती है। अब इसके बाद ये समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि जो शुगर है वो डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक, है ना। डाइजेनेटिक का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं द्विपोषदीय, है ना, द्विपोषदीय। और द्विपोषदीय का मतलब होता है एक होता है प्राइमरी, जिसको आप कहते हैं मैन। तो आदमी जो होता है, ठीक है ना, मैन जो है वह इसका प्राइमरी होस्ट होता है, पिग कौन सा है, सेकेंडरी होस्ट, इसी को इंटरमीडिएट होस्ट कहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो टेनिया सोलियम है, टेनिया सोलियम क्या है, डाइजेनेटिक है। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो मैन, सेकेंडरी होस्ट है वो इसका पिग होता है। जब आप पिग को यानी जो शुगर है अगर आप उसे खा जाएंगे, तो जब आप खा जाएंगे ना, तो जैसे आप जल्दी में खूब लालच रहे हैं कि नहीं खाना बन रहा है और शुगर आप बना रहे हैं, शुगर अगर खाने के चक्कर में कि मतलब वो पीस है उसका मीट है, और वो खाने के चक्कर में कि अगर छपटी आ जाएंगे कि जल्दी से मिल जाए जल्दी से खा लें, तो एक बार अगर शुगर की मीट आपने अगर कच्ची खाई, अगर वो इन्फेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद छपटियाते रह जाएंगे, फिर उसके बाद छपटिया दवाई कराएंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसलिए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, ये ज्ञान के पर्पज से तो ये ठीक है कि आपके बीएससी में सिलेबस की चीज है। सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि टीनिया सोलियम से कौन सी बीमारी होती है, टीनियासिस रोग होता है, ब्लैडर वर्म इसे कहते हैं, यही होता है फीता कृमि, जिसे चपटे कृमि या फीता कृमि के रूप में आप जानते हैं, जो फीता जैसा होता है, फ्लैट वर्म होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी आप देख रहे हैं कि प्राइमरी जो होस्ट होता है वो कौन है, मैन। सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, पिग, ठीक है ना, पिग है, समझ रहे हैं। जो मैन होता है इसमें इन्फेक्शन है तो इसमें तबीयत खराब हो सकती है, पिग की तबीयत नहीं खराब होती। अगर पिग की तबीयत खराब भी होती है तो आप चेकअप तो करने जाते नहीं है, और उसका तबीयत खराब होगा, उसका पेट गुड़गुड़ाएगा तो आप थोड़ी जाएंगे पता करने। आपकी दिक्कत होती है तो आपको महसूस होता है एज ए ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो टीनिया सोलियम का टोटल प्रोसेस है, अगर इसमें किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में करके। लेकिन उम्मीद करते हैं कि टीनिया सोलियम का ये वाला जो हिस्सा है ये आपको समझ में आया होगा। इसको बेहतर तरीके से कलरफुल पेन से खूब सुंदर डायग्राम अच्छे से बनाइएगा और डायग्राम कंप्लीट कर दीजिएगा। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पेंसिल से डायग्राम बहुत मतलब नहीं है ग्रेजुएशन में आकर के पेंसिल से डायग्राम बनाना, तो पेंसिल से डायग्राम नहीं बनाएंगे, अगर कलम से बनाएंगे तो कलरफुल पेन से बनाइएगा। एक सिंगल पेन से डायग्राम मत बनाइएगा, सिंगल पेन से अच्छा नहीं लगेगा। कलरफुल बनाने का मतलब कि देखने में सुंदर लगेगा, चटकार होगा, लाइट रहेगी उसमें। अगर ये काम अगर आप एग्जाम पीरियड में करते हैं कॉपी में तो इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। नंबर अच्छे मिलने का मतलब है कि फिगर आपका लाइटली बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि भैया आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी और इसको आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि इसे टीनिया सोलियम का मैच्योर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, वे जीव जिनका इन्फेक्शन सिर्फ एक जीव पे होता है उसे मोनोजेनेटिक कहते हैं, उसे एक पोषदी कहते हैं। और जिसका इन्फेक्शन दो जीवों पे होता है उसे द्विपोषदी अंग्रेजी में डाइजेनेटिक कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बाबू कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। टीनिया सोलियम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और हमेशा इस चीज को आप सीरियस लीजिएगा कि ये टॉपिक सिंगली पूछा जाता है एग्जाम में। ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, अगर लेवल डायग्राम अगर पूछ दिया ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स का तो आप इसको कंप्लीटली बना लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो आप इसको अच्छे से, इसका कंटेंट पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा।
एग्जाम पीरियड जब आपका शुरू होगा, एग्जाम टाइम टेबल आ जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कॉपियाँ कैसे लिखी जाती हैं, एग्जाम कैसे दिया जाता है, एग्जाम में डायग्राम आप कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें अभी बाद में आप, ठीक है। तो अगर ये चीजें आपको समझ में आती होंगी तो आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को जरूर, अगर नए होंगे, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी वीडियो देखा करिए पढ़ाई के पर्पज से तो कंप्लीटली देखा करिए, आधा अधूरा देखने का कोई मतलब है नहीं। अगर आप पढ़ते हैं बायोलॉजी, अगर उस चीज को आप समझ पा रहे हैं तो कंप्लीट देखा करिए, कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। और यदि आप इच्छुक हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिनको इसकी जरूरत है। सभी वीडियो फ्री ऑफ कास्ट होती है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कुछ न कुछ। बहुत लालच नहीं है पैसा कमाने की। आप उम्मीद करते हैं कि आप गांव क्षेत्र में जैसे भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मेरी तरफ से जो सहायता हो सकती है करने के लिए तैयार हूँ। तो आप बच्चों में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।